हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया। मैं इसके अंदर आपको कराने वाला हूँ टॉप 200 इडियम्स। ठीक है, ये टॉप का मतलब ये नहीं कि मुश्किल इडियम्स। टॉप का मतलब ऐसे इडियम्स जो पिछले 5 साल में 10 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है रिपीट होने की। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं इसके अंदर आपको कराने वाला हूँ। 4 पार्ट्स के अंदर कराने वाला हूँ, 50-50 इडियम्स करके। ठीक है, 4 या 5 पार्ट्स के अंदर कराने वाला हूँ मैं आपको। टोटल मैं आपको 200 इडियम्स करवाने वाला हूँ। ये बेसिकली रिवीजन के लिए है, खास करके जिनका भी कुछ दिन में CHSL का, CPO का, फेज 13 का एग्जाम होने वाला है, ये उनके लिए है। तो आप क्या करना, 1.5 की स्पीड पे, या अगर आप 2 की स्पीड पे देख सकते हो तो 2 की स्पीड पे भी देख लेना। रिवीजन की क्लास है। ठीक है, मैं ट्रिक्स के साथ मैं करवाऊंगा आपको। मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बताता चलूंगा कि हैंड टू हैंड क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स विद पिक्चर्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट एनी डिले। चलो, आज का जो पहला आइडिया है वो क्या है, बीट अबाउट या अराउंड द बुश। बीट अबाउट या अराउंड द बुश, या तो देगा आपको बीट अबाउट द बुश या फिर आपको देगा बीट अराउंड द बुश। क्या मतलब होता है इसका, बीट अराउंड या बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। यानी कि मैंने आपसे कहा कि भाई जाओ और झाड़ी को साफ करो, झाड़ी को मार मार के झाड़ी को साफ करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, झाड़ी के अराउंड, झाड़ी के अराउंड आप क्या कर रहे हो, मार देख रहे हो, चोट कर रहे हो। झाड़ी के अराउंड, झाड़ी के चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो। झाड़ी को बीट ना करके झाड़ी के चारों तरफ बीट कर रहे हो। यानी कि मेन चीज को पॉइंट आउट ना करके आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, ये मतलब निकला इसका। समझ में आ रहा है? यानी कि मेन चीज को पॉइंट आउट ना करके आप बाकी घुमा फिरा कर चीजें बोल रहे हो, घुमा फिरा कर चीजें बता रहे हो, वही मीनिंग है इसका। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को आपने अवॉइड कर दिया, या फिर स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हो, या स्पीक वेगली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट, या फिर आप थोड़ा सा ना अस्पष्ट होकर बात कर रहे हो क्योंकि आप उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, या कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, तो वो घुमा फिरा के बात करना शुरू कर देता है ताकि वो उसको अवॉइड कर सके, अस्पष्ट रूप से बात करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी वेदर व्हाट यू वांट। मतलब स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि भाई बात को घुमाना फिराना बंद करो और मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम क्या चाहते हो, यानी कि मुद्दे पे आओ। ठीक है, घुमा फिरा के बात करना या फिर मुद्दे से भटक के बात करना, ये इसका मतलब होता है भाई। समझ गए? अगला देख लो, अगला है स्पिल द बीन्स। ठीक है, ये कैसे याद रखोगे, ये ना इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। होता क्या था, प्राचीन समाज के अंदर, हमारे भारतीय समाज के अंदर नहीं, ग्रीक हो गया या फिर नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, वहां पर ऐसा होता था कि वहां पर जो पहले चुनाव होते थे ना, तो बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे कैसे होता था, ऐसे एक जार रखा जाता था। एक क्या रखा जाता था, जार। जार मतलब जानते हो ना, एक बड़ा सा बर्तन टाइप ऐसे रखा जाता था जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। और लोगों से कहा जाता था भाई, दो तरह के उनको बीन्स दिए जाते थे। उनको दो तरह के क्या दिए जाते थे, बीन्स। एक दिया जाता था ब्लैक बीन और एक दिया जाता था व्हाइट बीन। उनको दो तरह के बीन दिए जाते थे। ठीक है, और उनको कहा जाता था कि अगर आपको ये वाला व्यक्ति पसंद है, अगर आप इनको चुनना चाहते हो इलेक्शन में, तो आप क्या करो, चुपचाप एक बीन उठाओ, चुपचाप, आपको किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, आप चुपचाप अपने हाथ में बीन रखो। अगर आप चुनना चाहते हो तो इसके अंदर एक व्हाइट बीन गिरा दो चुपचाप, और अगर आप नहीं चुनना चाहते तो चुपचाप एक ब्लैक इसके अंदर जो बीन है वो गिरा दो। ठीक है, अब मान लो यहाँ तक बीन पूरे भर चुके हैं, तो किसी को तो अभी कुछ नहीं पता कि कितने ब्लैक बीन्स हैं, कितने व्हाइट बीन्स हैं। अगर ब्लैक बीन्स ज़्यादा हुए तो बंदा सेलेक्ट नहीं होगा, व्हाइट बीन्स ज़्यादा हुए बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। गलती से क्या हुआ, एक बंदा गया और बीन्स डालते डालते उसके हाथ से जो जार है वो नीचे गिर गया। यानी कि उसने सारे जो बीन्स है ना, उसने क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, मतलब फैला दिया। तो गलती से हुआ ये। अब उस जब उसने उस बीन्स को स्पिल किया, उस बीन्स को जब उसने क्या किया, स्पिल, स्पिल का मतलब फैला दिया, तो इससे हुआ क्या, ना चाहते हुए भी लोगों को रिजल्ट जो है ना अपने आप ही पता लग गया। लोगों को दिख गया भाई ब्लैक बीन्स इतने हैं, व्हाइट बीन्स इतने हैं। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना, किसी सीक्रेट बात को लोगों को बता देना अनइंटेंशनली, खास करके यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली मतलब गलती से आप किसी सीक्रेट को क्या कर दो, रिवील कर दो, और आपको पता लग जाए यार ये मैंने क्या कर दिया। तो स्पिल द बीन्स, समझ में आया इसकी, इसका जो ओरिजिन है कितना पुराना है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जेक एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स, मतलब जेक ने गलती से क्या कर दिया, रहस्य को उजागर कर दिया, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर दिया। अबाउट द सरप्राइज पार्टी बिफोर वी कुड स्टॉप हिम, इससे पहले हम उसको रोक पाते, सरप्राइज पार्टी के बारे में उसने सारा जो सीक्रेट था वो रिवील कर दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स एक्सीडेंटली। ठीक है, आगे देखो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, अब ये लोग जो है ना कुछ खरीदने के लिए गए, ये लोग जो है कुछ क्या करने गए, खरीदने के लिए गए, और खरीदने के एवज में, मतलब इन्होंने कोई चीज़ खरीद तो ली, लेकिन इसके एवज में क्या हुआ, इसको अपना एक हाथ देना पड़ा और इसको अपना एक पैर देना पड़ा। यानी कि इस चीज़ की जो कीमत है, इस चीज़ की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ी, इस व्यक्ति का एक हाथ और इस व्यक्ति का एक पैर। तो आपको नहीं लग रहा कि ज़्यादा महंगा पड़ गया ये चीज़ इनको? अगर आप कुछ खरीदने जाओ और कोई व्यक्ति आपसे बोले भाई क्या कीमत जाननी है, कुछ नहीं, एक आपको अपना हाथ देना है, एक आपको अपना पैर देना, बस इतनी कीमत है, यानी कि वो चीज़ बहुत महंगी है भाई।
बहुत कीमती है, तो कोई चीज़ बहुत कीमती पड़ना, किसी चीज़ की बहुत कीमत होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एक गरीब आदमी अगर चला जाए मर्सिडीज खरीदने, तो उसको वो क्या कॉस्ट करेगी, उसको वो कॉस्ट करेगी एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, यानी कि बहुत महंगा पड़ेगा उसको वो। वही मतलब है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा। दैट लग्जरी वेकेशन, जो लग्जरी वेकेशन बिताया, 5 स्टार में रुके, खाए पिए, टू बोरा बोरा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बोरा बोरा जगह का नाम है, तो वो जो लग्जरी वेकेशन वहाँ पे बिताया ना, वो क्या पड़ा हमें, वो बहुत कीमती पड़ा हमें, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत कीमती पड़ा हमें वो। बट इट वॉज वर्थ एवरी पेनी, लेकिन हाँ हर एक पैसा वसूल हो गया, महंगा तो पड़ा लेकिन हर एक पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। तो ट्रिक से याद करने की कोशिश करो, आप कुछ लेने गए, उसके बदले में आपको अपना एक हाथ और एक पैर देना पड़ा, मतलब वो चीज़ बहुत महंगी पड़ी भाई आपको, हाँ कि ना, वेरी एक्सपेंसिव। अगला, वंस इन अ ब्लू मून, आपने गाना सुना है, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, है ना, या फिर आपने सुना होगा, यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो, बोलते ना कई बार लोग, यार तुम तो क्या हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद मतलब यार तुम तो कभी कभी दिखाई देते हो, मतलब जैसे ईद पे ही चांद निकलता है, ईद पे ही चांद निकलता, तुम भी उस चांद की तरह हो गए हो, ईद का चांद हो गए, तुम भी कभी कभी दिखाई पड़ते हो। तो वही है ये वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार, लिखा है ना देखो, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, मतलब कभी कभार, ओकेजनली, किसी किसी अवसर पे, है ना, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। जैसे कि आई गो देयर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैं वहां जाता हूँ कभी कभार, ओकेजनली, वेरी रेयरली, इनफ्रीक्वेंटली, है ना। तो वो ये शी ओनली विजिट्स हर होम टाउन, वो अपने होम टाउन विजिट करती है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभार, किसी किसी ओकेजन पे, यूजुअली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, खास करके छुट्टियों में। तो वो भी क्या है, ईद का चांद हो गई लड़की, घर वाले उसको देख नहीं पा रहे लंबे समय तक, ठीक है, बस किसी और से मिलने जाती है टाइम टू टाइम, वो अलग बात है। आगे देखो, फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है टू फेस द क्रिटिसिज्म, फेस द म्यूजिक। देखो कैसे याद रखोगे आप इसको, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ मुझे, आपने मुंह देखी रोबोट, रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है, तो आपने देखा होगा जब ऐश्वर्या राय अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है, उसका एग्जाम होने वाला होता है, तो बाहर बहुत ज्यादा ना एक लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, एक एक घर के अंदर आपने देखा होगा लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, तो रजनीकांत जाता है वहां पे ऐश्वर्या को लेके, और पहले बोलता भाई वॉल्यूम कम करो, तो बंदा नहीं करता है, तो वो क्या करता है, उसका जो स्पीकर है उसी को क्या करता है, तोड़ देता है, पता है ना, वो अपने कुछ सेंसर से क्या करता है, वॉल्यूम इतना बढ़ा देता है कि वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है ना। तो वो जो लौंडे थे उनको क्या करना पड़ा, अपने ही म्यूजिक को फेस करना पड़ गया, फेस का मतलब सामना करना, जो लौंडे तेज तेज म्यूजिक बजा रहे थे उनको क्या करना पड़ा, अपने ही म्यूजिक को फेस करना पड़ा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, कुछ बुरी चीज फेस करना, सिंपल, देखो वहां से आप याद रखोगे, ये ट्रिक आप वहां से लगा लोगे। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है कोई बुरी चीज एक्सपीरियंस करना, खास करके टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए पनिशमेंट आपको मिलती है, या फिर जब आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, क्या मिलता है आपको, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, कोई आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो, आई हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर योर मिस्टेक्स, मतलब तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी, तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी, या तुम्हारी गलती के लिए मुझे रेप्रीमेंड किया गया, मुझे क्या किया गया, रेप्रीमेंड किया गया। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, डांटना, जो लिखा है ना रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, डांटना। इसका एक और इडियम होता है, लिखते चलो सारी चीजें, रिप्रूव होता है, ठीक है, चाइड होता है, रिब्यूक होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, डांटना। कई बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए लिखवा रहा हूं, डांटना, ठीक है, डांटना, ऑल क्लियर। तो डांट का सामना करना, या फिर कॉन्सिक्वेंसेज, बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भुगतना किसी चीज का, या एक्सेप्ट द ब्लेम, या गलती स्वीकार करना, इन सब का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही इडियम होता है, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक। या फिर डायरेक्ट एग्जाम में देगा टू फेस क्रिटिसिज्म, टू फेस क्रिटिसिज्म, एग्जाम में जो आ चुका है, एग्जाम में ये आ चुका है, टू फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है। आफ्टर फेलिंग हिज फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम में फेल होने के बाद, जॉन न्यू, जॉन जानता था, ही हैड टू फेस द म्यूजिक, कि उसे क्या करना पड़ेगा, ही हैड टू फेस द म्यूजिक, मतलब उसे डांट सुननी पड़ेगी, पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, एंड टेल हिज पेरेंट्स द ट्रुथ, मतलब डांट सुननी पड़ेगी, पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन पेरेंट्स को सच तो बताना होगा, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलेगा, डांट डपट मिलेगी, लेकिन बताना तो पड़ेगा, ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, अंडर द वेदर यानी कि भैया मौसम में, जब मौसम अचानक चेंज होता है तो आपने देखा होगा बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उसी को लोग बोलते हैं यार आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब वेदर चेंज हुआ और उसी वेदर के अंदर मैं अभी हूँ, मतलब जो वेदर चेंज हुआ उस वेदर ने मुझे अपने अंदर ले लिया, कहने का मतलब उसने मुझे समाहित कर लिया, मतलब उसने मुझे बीमार कर दिया, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। इस तरीके से इस पिक्चर से भी अगर आपको याद रह जाए कि ये वेदर को दिखा रहा है और ये उसके अंडर फंस गया बेचारा, मतलब मुसीबत में फंस गया, बीमार पड़ गया, तो अंडर द वेदर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बीमार। कैसे याद रखोगे, मैंने जो बताया कि जैसे हम क्या करते हैं, वेदर चेंज होता है वैसे क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो अंडर द वेदर का मतलब बीमार, ठीक है। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी,
सिक फील करना, अनहेल्दी फील करना, या फिर टू बी इन लो स्पिरिट्स, या फिर लो स्पिरिट्स में होना, मतलब उत्तेजना की कमी होना, आपका जो स्पिरिट्स है, उत्तेजना है, वो बहुत कम होना, उसको बोलते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, सो आई थिंक आई विल स्टे होम एंड रेस्ट। मुझे थोड़ा सा ना थका थका सा या बीमार जैसा फील हो रहा है, तो आज मैं घर पे रह के क्या करूंगा भाई, रेस्ट करूंगा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से आया हुआ कोई संकट, अचानक से मिली हुई कोई परेशानी, कोई समस्या, अचानक से जो आता है उसको बोलते हैं अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कहां से आता है पता भी नहीं चलता, ठीक है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, कोई ऐसी चीज जो अचानक से हुई है और खास करके वो चीज क्या है, अनप्लेजेंट यानी कि बुरी चीज है। या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज, एक पूरा सरप्राइज मिल गया। अ सडन कैलेमिटी, यानी कि कैलेमिटी का मतलब संकट या आपदा, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, संकट या आपदा। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, एक ऐसा डिजास्टर जो कि क्या था, अनएक्सपेक्टेड था, है ना। जैसे कि द डेथ ऑफ हिज फादर वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब उसके पिताजी का जो देहांत था वो उसके लिए क्या था, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एक ऐसा झटका उसको लगा, अचानक से क्या लगा उसको, सदमा लगा, अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट सिचुएशन को उसने फेस किया, तो उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द न्यूज ऑफ हर सडन रेजिग्नेशन, अचानक से उसकी रेजिग्नेशन की जो न्यूज थी, वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वो अचानक से हमारे लिए क्या था, एक सदमा था, एक बुरी चीज थी जिसको हमने अचानक से सामना किया। नो वन सॉ इट कमिंग, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि वो इस्तीफा दे देगी। अब मान के चलो कल को मोदी जी, आप सुबह उठो न्यूज पे आप देख लो कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो हमारे लिए क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ही तो है। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज हमने सुन ली जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, और वो अनप्लेजेंट है ना, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री बना रहना भी क्या है, जरूरी है, तो अनप्लेजेंट है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या बोलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे बढ़ो, बैरी द हैचेट, हैचेट का मतलब क्या होता है, देखो कुल्हाड़ी दिख रहा है आपको, ये कुल्हाड़ी, इसको बोलते हैं हैचेट। क्या बोलते हैं, हैचेट। अब इसको बैरी किया जा रहा है, बैरी करने का मतलब क्या है, दफन किया जा रहा है। मतलब मान लो दो लोग कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं और दोनों लड़ रहे हैं कुल्हाड़ी से, एक दूसरे को काटने मारने के तैयार है। तो एक बंदा आया, उसने बोला भाई ये दुश्मनी खत्म करो, तुम अपनी कुल्हाड़ी दो, तुम अपनी भी कुल्हाड़ी दो, और तुम दोनों की कुल्हाड़ी हम जमीन में दफन करेंगे। कुल्हाड़ी जमीन में दफन कर दी तो लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि दुश्मनी खत्म कर देना, दुश्मनी भुला देना, लड़ाई खत्म कर देना, बहुत सिंपल है। बैरी द हैचेट यानी कि क्या कर देना, दुश्मनी खत्म कर देना, दुश्मनी खत्म कर देना। बैरी का मतलब क्या होता है, दफन करना, बैरी का मतलब क्या होता है, दफन करना, ठीक है। टू मेक पीस यानी कि शांति स्थापना कर देना, लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना। या टू एंड अ क्वेरल, एक लड़ाई झगड़ा, क्वेरल का मतलब झगड़ा खत्म कर देना। बहुत सिंपल है भाई, कुल्हाड़ी को हमने बैरी कर दिया मतलब झगड़ा खत्म कर दिया, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, बोलिए। एक और होता है बैरी से बनता है, इसका इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। टू बैरी वंस हेड इन द सैंड, इसका क्या मतलब होता है, टू बैरी वंस हेड इन द सैंड। टू बैरी, चलो मैं बताता हूं, टू बैरी वंस हेड इन द सैंड यानी कि अपने सर को सैंड में दफन कर देना। क्या मतलब है इसका, देखो एक ऑस्ट्रिच नाम का पक्षी होता है, आपको पता होगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड है, ऑस्ट्रिच पता होगा, जिसकी गर्दन लंबी सी होती है। वो क्या करता है ना, जब भी कोई मुसीबत उसके ऊपर आती है ना, उसको जब भी कोई मुसीबत लगती है तो वो क्या करता है, मुसीबत से बचने के लिए वो क्या करता है, अपनी मुंडी को ना रेगिस्तान में या रेत में क्या करता है, या मिट्टी में क्या करता है, गड्ढा कर अपनी मुंडी को उसमें गाड़ लेता है। और उसको ऐसा लगता है कि उसने मुंडी गाड़ ली तो मतलब मुसीबत टल जाएगी। उसको ऐसा नहीं पता कि वो केवल इग्नोर कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मुसीबत को ना देखने से मुसीबत टल जाएगी। अपने गर्दन को अगर वो जमीन में गाड़ ले, सैंड में गाड़ ले, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुसीबत टल जाएगी या फिर उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, जो कि उसकी गलत फहमी है। तो बैरी वन सैड इन द सैंड का जो ओरिजिन है वहीं से निकला है। कहाँ से, जो ऑस्ट्रिच करता है वहीं से निकला है। इसका क्या मतलब होता है कि ये सोचना कि आपके ऊपर आने वाली जो मुसीबत है, समस्या है, वो टल जाएगी अगर आप उसको इग्नोर कर दो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। समझ में आया, यानी कि टू इग्नोर अ सिचुएशन, टू इग्नोर अ प्रॉब्लम थिंकिंग दैट इट विल पास बाय, मतलब ये सोचना कि जो सिचुएशन है, समस्या, वो क्या करेगी, गुजर जाएगी। क्या करेगी, गुजर जाएगी। इफ यू इग्नोर इट, अगर आप उसे क्या करते हो, इग्नोर करते हो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, सालों की दुश्मनी के बाद, राइवलरी का मतलब दुश्मनी, द टू फॉर्मर क्लासमेट्स, जो दोनों क्लासमेट्स थे, डिसाइडेड टू बैरी द हैचेट, उन्होंने दुश्मनी खत्म करने का फैसला किया, एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से क्या बन गए भैया, अच्छे दोस्त। क्या बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है, समझ में आया। अगला, वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, गूज मतलब क्या होता है, गूज माने हंस भी होता है ना, गूज माने क्या होता है, हंस होता है। तो वाइल्ड गूज का मतलब जंगली हंस, और चेज का मतलब पीछा करना, जंगली हंस का पीछा कर रहे हो, ऐसे याद रखो कि एक हंस है, वो जंगली है और उसकी स्पीड वैसे भी बहुत तेज है, और आप उसका पीछा कर रहे हो, उसको पीछा करके क्या कर लोगे आप,
ठीक है, उसको पकड़ा पाओगे नहीं। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है ऐसा प्रयास करना जिसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। बोलते हैं ना कि यार ये जो तुम कर रहे हो ना, इट इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज। मतलब जो एसएससी के लिए किताबें पढ़नी चाहिए वो किताबें तुम पढ़ नहीं रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करके तुम करंट अफेयर निकाल रहे हो, पूरे दिन में तुम वही पढ़ रहे हो, आर्टिकल रीड कर रहे हो, है ना, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। भैया वो तो यूपीएससी में होता है, तो एसएससी के लिए तो क्या है ये, एसएससी के लिए ये चीज क्या है, इट इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब एक ऐसा प्रयास तुम कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है। अ वर्थलेस हंट और चेज, मतलब एक ऐसा हंट, एक ऐसी खोज, या एक ऐसी चीज आप, एक ऐसी चीज का पीछा आप कर रहे हो जो कि क्या है, वर्थलेस है, जिसका कोई फायदा नहीं है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या है, व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, व्यर्थ, यानी कि जिसका कोई फल नहीं है। फ्यूटाइल सर्च, कोई ऐसी, किसी ऐसे काम पे एफर्ट डाल रहे हो, मैंने डाल रहा हूँ जिसका कोई फल नहीं है। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, कोई ऐसा एडवेंचर जो अनप्रॉफिटेबल है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ समझ में आया भाई? उसको बोलते हैं अ वर्थलेस हंट और चेज, या फिर इडियम में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज। क्या बोलते हैं, अ वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स दे रियलाइज्ड द ट्रेजर मैप वॉज लीडिंग देम ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, मतलब घंटों तक सर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये जो मैप वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो उनको कहाँ लेके जा रहा है, ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, मतलब वो मैप उनको किसी काम का नहीं है, वो मैप उनका, वो एक ऐसी चीज को फॉलो करते जा रहे हैं जो जिसका कोई फल नहीं है, मतलब वो मैप क्या है, खराब है, ठीक है ना। विद नो रियल ट्रेजर एट द एंड, क्योंकि लास्ट में उनको जाके पता चला कि मैप में जो खजाने की बात की गई है वहां पर तो कोई खजाना है ही नहीं। वो अब इतनी देर से मैप को देख देख के पहुंचे जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो काम कर रहे थे वो तो यार फ्यूटाइल निकला, व्यर्थ निकला, फ्रूटलेस निकला, है ना। उसको बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। क्या बोलते हैं, वाइल्ड गूज चेज, ठीक है। अगला, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, मतलब किसी ने आपको बोला कि भाई आपको काम करना है, ये काम आपको इतने बजे से पहले कर देना है, ये काम आपको इतने बजे से पहले कर देना है, मतलब 12 बजे तक कर देना है, और 11 बज चुका ऑलरेडी, है ना, और इस मोमेंट पे आके आपने काम फिनिश किया। ऐसे समझो आप इसको कि 12 बजे आपको काम करना था, आपने 11 बजे काम को खत्म किया, 11 बजे काम को खत्म किया, यानी कि आपने काम को लास्ट मोमेंट पे किया। एट द 11th आवर का मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब किसी चीज के खत्म होने से जस्ट पहले, समय के खत्म होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। कोई डेडलाइन आपको दी गई है और जस्ट आपने उस डेडलाइन से पहले किसी चीज को किया, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी कि एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, ठीक है। आया समझ में? एग्जाम्पल, द टीम फाइनली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, की टीम ने फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन कब, एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट मोमेंट पे किया, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से बिल्कुल पहले, ठीक है। अगला, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये तो आपने सुना होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपना खुद का ट्रम्पेट बजाया जाना, मतलब दुनिया, दुनिया आपको कह रही है कि भाई तुम बहुत बेकार बजा रहे हो, लेकिन आप क्या हो, बजाए जा रहे हो, अरे हमें क्या मतलब किसी से, हम तो अच्छा बजा रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, मतलब खुद ही बजा के क्या बोल रहे हो, मैं कितना अच्छा बजा लेता हूँ, कितना बढ़िया ट्रम्पेट बजा लेता हूँ। तो टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करना। टॉक बोस्टफुली, बोस्टफुल का मतलब गप्पे, डिंगे, गप्पे या डिंगे, अपने बारे में गप्पे मारना, डिंगे मारना कि हम ये हैं, हम वो हैं। अबाउट वन सेल्फ, टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट को लेके बोस्ट करना, मतलब वही डिंगे मारना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, हम देखे होंगे आपने ऐसे कुछ लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं, अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैंने तो स्टूडेंट्स के लिए कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब फालतू की बातें भाई, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। जेन इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, कॉन्स्टेंटली बोस्टिंग अबाउट हर अकॉम्प्लिशमेंट्स, मतलब अपनी उपलब्धियों को लेकर हमेशा क्या करती रहती है। स्पेलिंग याद करना, ये स्पेलिंग याद करना, एग्जाम में आने की प्रबल उम्मीद है इसकी, ठीक है। अचीवमेंट्स की भी स्पेलिंग याद करना, ठीक है। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली तो चलो आसान हो गया, फिर भी याद करने की आवश्यकता नहीं, बोस्टफुली याद करना, ठीक है। स्पेलिंग्स भी याद किया करो साथ साथ में। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो गया, अपनी तारीफ करते रहना, ठीक है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए कैसे याद करेंगे आप इसको। मतलब शादी के लिए एक लड़का एक लड़की जो है ना, उनका मिलन हो रहा है, होता ना कि माँ बाप जाते हैं लड़की का रिश्ता लेके, लड़के का रिश्ता लेके, और बोल देते हैं कि लड़का लड़की को अकेले में कुछ बात करने दिया जाए। तो लड़का लड़की दोनों एक रूम में जाके बैठे हैं, वो उधर बैठा है, इधर बैठी है, दोनों में से कोई बात करने को राजी नहीं है, मतलब वो सोच रहा है कि वो शुरू करे और वो सोच रही है कि वो शुरू करे, मतलब बिल्कुल कमरे में क्या है, चुप्पी है, कमरे में बिल्कुल क्या है, शांति है। तभी अचानक किसी एक ने सोचा, लड़का या लड़की ने, कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कमरे में बर्फ रखी थी एक, क्या रखी थी, बर्फ, उसने हथौड़ा लिया और बर्फ को तोड़ दिया। मतलब अभी तक कमरे में जो शांति थी, उसने क्या कर दिया, शांति को ब्रेक कर दिया, यानी कि उसने बात की पहल कर दी, समझ रहे हो, उसने बात की क्या कर दी, पहल, क्योंकि जैसे उसने बर्फ तोड़ा, लड़का पूछेगा ये क्या कर रही हो गई बात की शुरुआत, बल्ले बल्ले, है ना, समझ आ रहा है। तो ब्रेक द आइस आप ऐसे याद रखोगे कि शांति खत्म कर देना,
बातचीत करना शुरू कर देना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ऐसे कह सकते हो, किसी चीज को स्टार्ट करना। देखो लिखा है ना, इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल फील करवा देना कि हाँ धीरे धीरे बात स्टार्ट करना। टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, मतलब जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, उसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, कुछ बोल दिया आपने, शुरुआत कर दिया आपने बोलने की, अभी तक बिल्कुल शांति है, आपने शुरुआत कर दी, तो क्या बोलेंगे, यू ब्रोक द आइस, यू ब्रोक द आइस। सारा टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस, सारा ने एक फनी जोक बोला, क्या करने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए। कमरे में बहुत शांति थी, कोई बोल ही नहीं रहा था, सारा ने जोक सुना दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के शुरुआत में सब शांत बैठे थे, सारा ने जोक सुना दिया, उसके जोक से हुआ क्या, उसने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया और सब लोग बातचीत करना आप क्या कर दिए, शुरू कर दिए भाई। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर, बहुत ही आसान है, एक गर्म पानी का एक बर्तन रखा है बहुत बड़ा, या जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बाथ टब होता है, उसमें गर्म पानी है और आप उसमें फंस जाओ। गेट इनटू का मतलब पड़ जाना, टू गेट इनटू हॉट वाटर, आप गर्म पानी में चले गए, तो क्या क्या हुआ आपके साथ, आप मुसीबत में गए, है ना। गेट इनटू हॉट वाटर, एक और इसका आइडिया होता है गेट इनटू सूप, गेट इनटू सूप, वही सेम चीज, अगर आप सूप से भरे हुए टब के अंदर गिर जाओ, सूप भी तो गर्म ही होता है ना, तो गेट इनटू सूप भी होता है, गेट इनटू हॉट वाटर भी होता है। अगर आप सूप में गिर गए या गर्म पानी में गिर गए तो आप क्या हो, प्रॉब्लम में चले गए, टू गेट इनटू ट्रबल, कितना आसान है याद करना। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आप परेशानी में हो, दुविधा में हो, क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हो, ठीक है। टॉम गॉट इनटू हॉट वाटर विद हिज बॉस आफ्टर मिसिंग एन इंपॉर्टेंट डेडलाइन, एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन भैया मिस कर दी टॉम ने, और टॉम क्या पड़ गया परेशानी में, यानी कि ही गॉट इनटू हॉट वाटर, ही गॉट इनटू हॉट वाटर, ठीक है। या ही गॉट इनटू सूप, ऐसे भी कर सकते हैं, ही गॉट इनटू सूप, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, देखो नेल का मतलब होता है कील। अब एक बात बताओ, आपने अपने सर के ऊपर ऐसे कील रखा, आपके सामने कोई शीशा वीशा नहीं है, और आपके हाथ में हथौड़ा है, कोई शीशा नहीं है, और आपको उस हथौड़े को क्या करना है, अपने सर में ठोकना है, कील को अपने सर में क्या करना है, ठोकना है। तो आपको बहुत ज्यादा क्या रहना पड़ेगा, करेक्ट रहना पड़ेगा, राइट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हथौड़ा आपके सर में लगेगा। तो आप अगर इफ यू आर नेलिंग, अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर हिटिंग द नेल, इफ यू आर हिटिंग द नेल, अगर आप कील को हिट कर रहे हो अपने हेड पे, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क और सही रहना पड़ेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, वही मतलब होता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कुछ ऐसी चीज करना या कुछ ऐसी चीज कहना जो बिल्कुल सही है, क्योंकि सही ही रहना पड़ेगा आपको, सही ठोकना पड़ेगा आपको, हल्का सा भी गलत ठोके तो हथौड़ा आएगा सर में और आपके क्या हो जाएंगे, प्राण पखेरु, क्या हो जाएंगे, प्राण पखेरु। यू विल किक द बकेट, यू विल किक द बकेट, है ना, यू विल किक द बकेट, आप क्या करोगे, यू विल किक द बकेट, कुछ समझ आ रहा है। या फिर यू विल गिव अप द घोस्ट, यू विल गिव अप द घोस्ट, मेरी बात को समझ रहे हो। अगर गलती से भी आपने कील को ठोकने में चूक करी, गलती करी, तो या तो आप यू विल किक द बकेट और यू विल गिव अप द घोस्ट, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है, मर जाना, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मर जाना। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी कील को ठोकने में, तो आइदर यू विल किक द बकेट, ये भी एडीएम है, टू किक द बकेट यानी कि मर जाना, या फिर गिव अप द घोस्ट मतलब भूत बन गए, मतलब मर गए, सिंपल है। और किक द बकेट का क्या मतलब है, पुराने फिल्म में होता था ना कि मरने से पहले लोग हाथ पर चलाते थे, तो और एकदम से हाथ पर शांत हो गए तो पता लगता था बंदा मर गया। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, हाथ पर चला रहे चला रहे चला रहे, जब उसका दम घोट रहे हैं तो हाथ पर चला रहा है, हाथ पर शांत मतलब बंदा मर गया। तो आप ऐसे ही समझो, मरते 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 उसके पैर के पास बाल्टी रखी थी, पैर चला रहा था चला रहा था चला रहा था, बाल्टी को लात मार दी, पैर शांत, मर गया। तो किक द बकेट का मतलब मर जाना, ठीक है ना। When Sarah suggested a new marketing strategy, जब सारा ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सजेस्ट करी, she really hit the nail on the head, तो उसने बिल्कुल सही बात कही है, मतलब उसने बिल्कुल सही बात कही, उसने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर विद हर इनसाइट्स, इनसाइट्स का मतलब क्या होता है, नॉलेज, इनसाइट्स का मतलब क्या होता है, नॉलेज। अपनी नॉलेज के आधार पर उसने जो भी कहा, जो भी अनुमान लगाया, जो भी आंसर दिया, बिल्कुल क्या दिया, सही दिया, ठीक है, याद रख लोगे। हिट से एक और इडियम बनता है, हिट द सैक, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सोने जाना, सोने जाना, टू हिट द सैक, टू हिट द सैक, सैक मतलब वही होता है, एक बोरा जैसा होता है, तो आपने बोरे को लात मारी, भाग ऐसे, मैं जा रहा हूँ सोने, ऐसे याद रखो कि आप किसी से गुस्सा हो, आपके साइड में एक सैक, एक बोरा जैसा रखा है, आपने उसमें लात मारी जोर से, भाग मैं जा रहा हूँ सोने, कौन तुझसे बहस करता रहे। तो हिट द सैक मतलब सोने जाना, ठीक है, याद रखोगे। हैवन एक्स टू ग्राइंड, ये एक ग्राइंडिंग स्टोन है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में ग्राइंडिंग स्टोन, आज भी होता है, चाकू वाकू का धार बढ़ाने के लिए ना लोग ऐसे ग्राइंडिंग स्टोन लेकर आते हैं, उसको पैडल से बहुत जोर से घुमाते हैं और चाकू को ऐसे रखते हैं, चिंगारी से निकलती है, देखा आपने ग्राइंडिंग स्टोन। तो
किसी व्यक्ति के पास एक्स यानी कि कुल्हाड़ी है और वो क्या कर रहा है, उसको ग्राइंड करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसको ग्राइंड करना चाहता है। यानी कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है और मैं उसको ग्राइंड कर रहा हूँ, और किसी ने मुझसे पूछा भाई ग्राइंड क्यों कर रहे हो, मैंने बोला बस ऐसे ही, ऐसे ही घर में रखूंगा। तो सामने वाला समझ जाएगा भाई कुल्हाड़ी तो ऐसे भी रख सकता है बिना धार लगाए, धार क्यों लगा रहा? अगर धार लगा रहा तो कुछ ना कुछ तो काम है इसको, या तो जाएगा जंगल में लकड़ी काटने, या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ वहां पर इस्तेमाल करेगा। अब घर में ऐसी पड़ी हुई है इतने टाइम से, और अचानक से कोई बंदा ग्राइंड करने लगे कुल्हाड़ी को, तो इसका क्या मतलब है कि उसका कोई ना कोई क्या है, पर्पस है। उसका कोई ना कोई क्या है, पर्पस है। तो यही मतलब होता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। मतलब आपका ना किसी काम को करने के पीछे एक प्राइवेट इंटरेस्ट है। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, और जैसे मैं ना, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई मुंबई चलेगा, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। अगले दिन ना मेरा मुंबई में काम निकल आया, तो मैंने उसको कॉल करके बोला यार एक काम कर, तू कल कह रहा था ना मुंबई चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। वो बोलेगा यार कल तो तू मना कर रहा था। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा मन किया कि तू दोस्त है, तेरे को मना क्या करूँ। तो वो क्या कहेगा, भाई मैं समझ गया कि यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, कि भैया मतलब इस काम में तेरा कोई पर्सनल मोटिव है, इस काम में तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है जिसको तू पूरा करना चाहता है ना। यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब तू अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा है, इसका मतलब तेरा कोई पर्सनल मोटिव है, ये मतलब होता है इसका। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब एक अल्टीरियर मोटिव होना, मतलब आप किसी को दिखा नहीं रहे उस मोटिव के बारे में, लेकिन आपका एक अल्टीरियर मोटिव है। ठीक है। मेक ऑलवेज मार्क ऑलवेज क्रिटिसाइजेज द न्यू कंपनी पॉलिसीज। मार्क जो है ना हमेशा जो कंपनी की पॉलिसीज है उनको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। बट आई थिंक ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ना कोई और पर्पस है इसके पीछे, बिकॉज ही डिडंट गेट द प्रमोशन ही वांटेड, क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिला, इसीलिए शायद वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो क्रिटिसाइज करने के पीछे ना उसका एक पर्सनल मोटिव है। ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड, ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? हिंदी में क्या बोलेंगे? खुद का कोई स्वार्थ होना, खुद का कोई स्वार्थ होना। ठीक है, आगे बढ़ो, सब ट्रिक से याद करो। टू स्मेल अ रैट, जैसे बिल्ली और चूहा दोनों की लड़ाई हो रही है, बिल्ली जो है ना चूहे को ढूंढ रही है लगातार, उसको मारने के लिए, खाने के लिए, हाँ कि ना, ढूंढ रही है लगातार। तो अचानक से बिल्ली को जो है ना चूहे की स्मेल आती है कि यहीं कहीं है। बिल्ली की नाक बहुत तेज होती है, तो बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली जो है ना स्मेल कर रही है, किसको स्मेल कर रही है, रैट को, यानी कि उसको पता है कि चूहा यहीं कहीं है। तो अगर आप भी स्मेल रैट करते हो, स्मेल रैट करते सॉरी अगर आप भी रैट को स्मेल करते हो, इफ यू स्मेल अ रैट, इसका मतलब आप ना अंदाजा लगाते हो कि भैया कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। रियल में इसका मतलब रैट नहीं है। अगर आप रैट को स्मेल कर रहे हो तो ये इडियम वहां से निकला कि जैसे बिल्ली एक रैट को स्मेल करती है, मतलब उसको पता लगता है कि बिल्ली कि चूहा जो है ना यहीं कहीं है। ऐसी अगर आप किसी रैट को स्मेल कर रहे हो तो कहने का मतलब है कि आप जो है ना अनुमान लगा रहे हो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कहता है ना ऐसी प्रद्युमन की कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ट्रिक या डिसीट का मतलब धोखा, कि आपको ना डाउट हो जाता है कि भाई यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ धोखे वाली बात है। डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, या फिर आपको कुछ गलत होने का पता लग जाता है। जैसे बोलते हो ना कि यार सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, उस बंदे ने घर पे इनवाइट किया, हमें अच्छे से खाना पीना खिला रहा है, लेकिन आज तक तो हमसे ठीक से वो बात करता नहीं था। आई कैन स्मेल अ रैट हियर, मतलब मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ धोखा है या कुछ गलत है यहाँ पर। आई कैन स्मेल अ रैट। व्हेन द सेल्स फिगर सडनली स्पाइक्ड, जब अचानक से सेल्स के फिगर्स बहुत तेजी से बढ़ गए, एनी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, द मैनेजर बिगन टू स्मेल अ रैट, तो मैनेजर को थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उसने सोचा कि भैया इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, अचानक कैसे सेल बढ़ गई, ना कोई प्रमोशन किया ना कुछ किया, अचानक कैसे सेल बढ़ गई। तो मैनेजर ने क्या किया, ही स्मेल्ट अ रैट। ठीक है, आया समझ में भाई? कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे कैसे बनाया भाई? जैसे मान लो आप ऑफिस गए, है ना, ऑफिस में आपने आधा दिन ही काम किया है, लेकिन अब ऑफिस से निकल गया, आपने बोला छोड़ो यार हो गया पूरा दिन, कॉल इट अ डे। मतलब इसको हाफ डे ना बोलो, उसको क्या बोलो, कॉल इट अ डे। आप जा रहे हो, मैनेजर ने बोला कि यार अभी तो हाफ ही डे हुआ, कहाँ जा रहा है, आपने बोला यार इसको हाफ डे मत बोलो, कॉल इट अ डे, इसको पूरा दिन बोलो, आज काम करने का मन नहीं है। तो कॉल इट अ डे का यही मतलब हुआ, याद ऐसे करना, कॉल इट अ डे का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर दिन के लिए उस काम को पोस्टपोन कर देना, या काम को छोड़ देना, है ना, वही मतलब है। डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, आपने सोचा कि यार छोड़ो अब, कॉल इट, लेट्स कॉल इट अ डे, कि मतलब आज जो होना था हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि अब इस काम को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, लेट्स कॉल इट अ डे। यानी कि टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम, काम छोड़कर अपने घर चले जाना, या फिर टू पोस्टपोन, किसी काम को पोस्टपोन कर देना कि चलो यार लेट्स गिव इट अ डे, सॉरी लेट्स कॉल इट अ डे, कि आज का काम पूरा हो गया, आज का हाफ डे ही फुल डे था, हो गया, अब कल काम करेंगे। ठीक है, ये मतलब है। आफ्टर वर्किंग टायरलेसली ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, 4 आवर्स, घंटों तक प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद में, दे डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे, उन्होंने सोचा कि यार छोड़ो अब काम को क्या करो, बंद करो, काम को पोस्टपोन करो, या काम को छोड़ के घर जाओ, एंड कंटिन्यू फ्रेश टुमारो, और आज के लिए बंद करो कम से कम। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए काम को क्या किया जाए, पोस्टपोन या बंद किया जाए,
कल किया जाएगा फ्रेश मूड से, ठीक है। कॉल नेम्स क्या होता है? कॉल नेम्स, कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है? गाली देना, ठीक है। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। आगे बढ़ो। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब का मतलब क्या होता है? गैब का मतलब होता है टू टॉक। गैब का मतलब क्या होता है? टू टॉक, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना। गैब का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बात करना। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा बात करने की ना कला है, आपको गिफ्ट मिला भगवान से कि आप बहुत ज़्यादा बात कर सकते हो। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी कि प्रभावशाली तरीके से। इलोक्वेंटली का मतलब क्या है यहाँ पर? अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बोलने की कला। हर इंसान में अच्छे तरीके से बोलने की कला नहीं होती है। कहते हैं ना कि एक अच्छा नेता वही बन सकता है जिसको अच्छे तरीके से बोलना आता हो। तो एक अच्छा लीडर वही है जिसके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब। टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, मतलब अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति बोलता है। एंड परसुएसिवली यानी कि लोगों को अपनी बात मनवा लेता है। ऐसे बोलता है कि लोगों से अपनी बात क्या कर लेता है? मनवा लेता है, परसुएड कर लेता है लोगों को, यानी कि मना लेता है लोगों को। या एबिलिटी टू कन्विंस, कोई व्यक्ति जो ना उसके पास इतनी अच्छी एबिलिटी कि किसी को भी कुछ बोलेगा ना कन्विंस कर लेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो हो प्रभावशाली बोलने में, हम क्या बोलते हैं उसके लिए? कि ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब, ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब। साराज गिफ्ट ऑफ द गैब हेल्प हर सिक्योर द जॉब ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि सारा के पास बोलने की इतनी अच्छी स्किल है जिसकी वजह से उसको क्या मिल गई? जॉब मिल गई इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ो। सी आई टू आई, मतलब बोलते ना, अच्छा तू सही बोल रहा है, जरा मेरी आंख में आंख डाल के बोलियो। सी आई टू आई, मेरी आंख में आंख डाल के बोल। तो सामने वाला बंदा भी आंख में आंख डाल के बोलता है, हाँ ले मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि आंख में आंख डाल के बोल रहा है मतलब बंदा सहमत है। आंख में आंख डाल के बोल रहा है मतलब बंदा मेरी बात से सहमत है। अगर आंख चुरा के बात कर रहा मतलब सहमत नहीं है। तो टू सी आई टू आई मतलब सहमत होना। टू बी इन फुल अग्रीमेंट यानी कि सहमत होना, ठीक है। डिस्पाइट देयर डिफरिंग ओपिनियंस, मतलब उन दोनों के जो ओपिनियंस है वो डिफरिंग है, एक दूसरे से अलग हैं। ऑन द मैटर, मैटर पर दे मैनेज्ड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, फिर भी उन दोनों ने कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड कर लिया कि भाई कहीं ना कहीं पर तो निष्कर्ष पे आना पड़ेगा। एंड सी आई टू आई, और कहीं ना कहीं पर तो सहमत उनको होना पड़ेगा। दोनों का ओपिनियन क्या है? अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सहमत उनको होना पड़ेगा। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? सहमत होना, ठीक है। अगला, सिट ऑन द फेंस। फेंस जैसे फेंस है ना, एक घर का फेंस है ये, मतलब इस तरफ एक घर है, ठीक है, और इस तरफ एक घर है, दो घर हैं भाई, ठीक है। इस घर वाले की इस घर वाले से लड़ाई हो रही है, दोनों के आपस में क्या है? लड़ाई हो रही है, आप ऐसे समझो इसको। और ये बंदा चुपचाप आया फेंस पे बैठ गया, मतलब दोनों घरों के बीच में, इधर भी देख रहा है इधर भी देख रहा है, और मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न लेके बैठ गया ये। यानी कि ना तो ये इनकी साइड से बोल रहा है ना उनकी साइड से बोल रहा है, बंदा निष्पक्ष है। बंदा बिल्कुल क्या है? निष्पक्ष, यानी कि न्यूट्रल है, ना उनकी साइड ले रहा ना इनकी साइड, बंदा चुपचाप बीच में बैठा है। बीच का मतलब ना इनकी साइड है ना उनकी साइड है, इसलिए इसलिए बोला टू सिट ऑन द फेंस। फेंस पर बैठना, फेंस का मतलब जो घेरा टाइप होता है ना ये, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? टू रिमेन न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल रहना, किसी का पक्ष ना लेना। टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े में किसी की साइड ना लेना। या हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, या फिर दो ओपिनियंस हैं तो बंदा ना इस ओपिनियन पे जा पा रहा ना इस पे, दोनों के बिल्कुल क्या है? बीच में है, दोनों के बिल्कुल क्या है? बीच में है। तो उसको बोलते हैं टू सिट ऑन द फेंस। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ साइड, एक साइड लेने के बजाय इन द आर्ग्यूमेंट, बहस में, मार्क प्रिफर्स टू सिट ऑन द फेंस। मार्क जो है ना वो क्या बोलता है? भाई मैं तो आई वॉन्ट टू सिट ऑन द फेंस। किसी की साइड लेने से क्या फायदा? अपना मत्था फोड़ने वाली बात है। तो चुपचाप क्या करो? सिट ऑन द फेंस, यानी कि चुपचाप बीच में बैठो, किसी की साइड मत लो। एंड रिमेन न्यूट्रल, और चुपचाप क्या रहो? निष्पक्ष, क्या रहो? निष्पक्ष रहो, ठीक है। निष्पक्ष रहना, क्या रहना? निष्पक्ष रहना। ऑल क्लियर? आगे बढ़ो। टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ बीट डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? चाबुक मारना। बीट का मतलब मारना। डेड हॉर्स, एक घोड़ा बेचारा जो मरा हुआ है ना, तो घोड़े को जो चलाने वाला व्यक्ति होता है वो कितना भी उसको चाबुक मार ले, कितना भी उसको पीट ले, क्या वो घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इडियम का ये क्या मतलब होता है? कि आप किसी ऐसे काम में एफर्ट डाल रहे हो जिसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक दिन पत्थर लेके और ऊपर की तरफ जोर जोर से चला रहे हो, पूरे दिन पत्थर चलाते रह गए, शाम को पूछ लिया एक अंकल ने, भैया क्या कर रहे हो? अंकल मैं पत्थर से ना वो तारा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल ने बोला तू बेवकूफ हो गया है, यू आर ट्राइंग टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब तू कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है बिना मतलब, ठीक है। टू अटेम्प्ट टू डू
द अनइम्पॉसिबल कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो इम्पॉसिबल है, या वेस्ट एनर्जी, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, और ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिसको कोई फायदा नहीं है, जिसको आप बदल नहीं सकते। आपको पता है कि सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, फिर भी आप जबरदस्त इस पे बहस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मतलब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा ऐसा है ना, तो आपको पता है कि उस सिचुएशन को नहीं बदल सकते, फिर भी आप जबरदस्ती जज साहब ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। यू आर ट्राइंग टू फ्लॉग या बीट अ डेड हॉर्स, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अब फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है। ठीक है, समझ गए? मीनिंग्स याद करने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारो। कंटिन्यूइंग टू आर्ग्यू अबाउट हुज फॉल्ट इट वाज, मतलब लगातार आर्ग्यू कर रहे हो कि भाई किसकी गलती थी। वोंट चेंज एनीथिंग, इससे कुछ बदलेगा नहीं। बहस कितनी भी कर लो कि किसकी गलती थी, किसकी गलती थी, इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। इट्स जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एट दिस पॉइंट, मतलब ये तो आप क्या कर रहे हो, बिना मतलब का काम कर रहे हो। यू आर जस्ट फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिसका कोई फायदा भाई नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है अ ब्लेसिंग या बून इन डिस्गाइज। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद या कोई अच्छी चीज। बून का मतलब भी क्या होता है? आशीर्वाद, कोई अच्छी चीज। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर या भेष बदलना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? भेष बदलना। मतलब आपके लिए ना कोई ब्लेसिंग आई है या आपके लिए कोई अच्छी चीज है, लेकिन उसका भेष बदला हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज बुरी है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज आपके लिए क्या है? अच्छी है। इसी को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे जब आपको डेंगू होता है तो पपीते के पत्ते का रस पिलाया जाता है ना, बहुत कड़वा लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बेकार चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? आपके लिए अच्छी चीज़ है। यानी कि एक अच्छी चीज़ जो आपको देखकर क्या लगे कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? अच्छी है। तो इसी को कहते हैं कि अच्छी चीज़ आपके लिए भेष बदल कर आई है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून, एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, मतलब आपके साथ में ना कोई मिसफॉर्च्यून हुआ, मतलब आपके साथ में कोई बुरी घटना घटी और आप उससे उदास हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो जो मिसफॉर्च्यून था ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या छुपा हुआ था? गुड रिजल्ट छुपा हुआ था। क्या छुपा हुआ था? गुड रिजल्ट छुपा हुआ था। तो वो जो मिसफॉर्च्यून था वो आपके लिए क्या साबित हुआ? वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ठीक है, और अचानक क्या हुआ? रेड लाइट से थोड़ी सी देर पहले, रेड लाइट से जस्ट एक सेकंड पहले आपका ब्रेक जो है ना, आपकी बाइक जो अचानक से बंद पड़ गई, बाइक अचानक से बंद पड़ गई, तो आपको लगा यार क्या मिसफॉर्च्यून है, क्या बुरी चीज है ये। और जस्ट आपने देखा कि एक सेकंड बाद एक ट्रक, जैसे आप ऐसे जा रहे हो और एक ट्रक इधर से आया और तेजी से निकल गया, बहुत तेजी से। अब आपको क्या लग रहा कि यार अगर मेरी बाइक नहीं खराब होती यहाँ पे, तो मेरी बाइक सीधी जाती और ट्रक वाला उड़ा के चला जाता। तो वो जो मिसफॉर्च्यून हुआ वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ ना, तो वो आपके लिए क्या था? एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। लूजिंग हिज जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब उसने अपनी जॉब खो दी, एक मिसफॉर्च्यून था उसके लिए, लेकिन वो उसके लिए क्या था? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिकॉज क्योंकि इट गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हिज ट्रू पैशन, क्योंकि इससे उसको मौका मिला अपना ट्रू पैशन फॉलो करने का, तो उसके लिए क्या था? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या बोन इन डिस्गाइज। अगला, अ फिश आउट ऑफ वाटर, सिंपल है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली को जब आप बाहर निकालते हो, फिश आउट ऑफ वाटर, जब आप मछली को बाहर निकालते हो तो मछली क्या हो जाती है? अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। ऐसा उसको फील होता है कि मैं घर से बाहर हूँ, सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, वही चीज़ है। एन अनकंफर्टेबल या फिर अनफेमिलियर या फिर अनसूटेबल पोजीशन और सिचुएशन। आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, या आपके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर, बिल्कुल अनजान अनजान सा है, या आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके की सिचुएशन है, अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरह की पोजीशन में आप फंस गए हो, सिचुएशन में फंस गए हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे एक मछली पानी से आने के बाद फील करती है, बाहर आने के बाद, वैसा मैं फील कर रहा हूँ। अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड, मतलब अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? मतलब अपनी आदतों से हटकर अगर उसको कुछ करना पड़ता है, जो किसी चीज़ का आदी है। अकस्टम्ड है मतलब किसी चीज़ को उसको आदत है, और आप उससे ऑपोजिट काम करने के लिए उसको बोल दोगे तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा ना, तो वो क्या बोलेगा? आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। एज अ कंट्री बॉय इन द बिग सिटी, टॉम फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट फर्स्ट बट इवेंचुअली अडेप्टेड टू द अर्बन लाइफस्टाइल। जैसे पंचायत के सचिव जी की कहानी ले लो। पंचायत के सचिव जी हमारे जो हैं वो क्या हैं? वो एक शहर में रहने वाले लड़के हैं, लेकिन जब वो शुरू शुरू में जाते हैं फुलेरा गांव में, तो उनको बड़ा सा अजीब सा, अनकंफर्टेबल सा, अनफेमिलियर सा लगता है। तो वो क्या फील करते हैं? ही फील्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये अच्छा एग्जांपल है, ही फील्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अगला, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या डाइम। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, पुराने समय में क्या होता था?
आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में क्या होता था, एक आदमी ऐसे हैट लेके ऐसे होता था, कोई भी रेस वगैरह होती थी, कार रेस या हॉर्स रेस या बाइक रेस कुछ भी होती थी, ऐसे हैट लेके खड़ा होता था, ठीक है, और बोलता था कि जैसे मैं हैट छोड़ूंगा, जैसे मैं हैट को ड्रॉप करूंगा, आप सबको स्टार्ट करना रेस। तो ऐसे बंदा खड़ा होता था 1 2 3, और जैसे ही वो ड्रॉप छोड़ता था, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट बंदे भागना शुरू कर देते थे, रेस लगाना शुरू कर देते थे, है ना। तो जैसे ही मतलब मैंने हैट को ड्रॉप किया, कुछ आपने स्टार्ट कर दिया, ये वहां से निकला, इसका ओरिजिन वो है। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, या फिर क्या कह सकते हो तुरंत, क्या कह सकते हो तुरंत, या विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं, आपने अचानक से कुछ कर दिया, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट तुरंत कर दिया आपने, बिना प्लान के कर दिया आपने, बिना सोचे समझे, बिना हिचके आपने कर दिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एग्जाम्पल के लिए, वेन एवर सारा कॉल्स टॉम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जब भी सारा बुलाती है तो टॉम हमेशा रेडी होता है, टॉम हमेशा क्या होता है, रेडी होता है उसकी हेल्प करने के लिए एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। और रेडी भी कैसे होता है, एकदम तुरंत, बिल्कुल भी डिले नहीं करता, तुरंत रेडी होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब सारा ने बोला मदद कर दे और बंदा मदद के लिए रेडी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के, बिना सोचे समझे बंदा तुरंत क्या है, रेडी है, तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब तुरंत, इंस्टेंट, मतलब किसी ने कुछ बोला और आपने इंस्टेंट वो कर दिया, है ना। अगला, होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब बी पेशेंट, यार बोलते हैं ना कि यार थोड़ा सब्र रखो, होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कहने का मतलब क्या है इसको, कैसे जैसे हॉर्स रेस हो रही है मान लो, है ना, और बंदा बोल रहा है कि मैं 3 बोलूंगा, तब अपने हॉर्सेस को तुम क्या करना, दौड़ाना शुरू करना, तो बंदे ने बोला 1 और बंदे ने अपने हॉर्स को क्या कर दिया, दौड़ाना शुरू कर दिया, तो बंदा बोल रहा है भाई होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्स को होल्ड करो, यानी कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा क्या रखो, पेशेंस रखो, ऐसे आपको याद करना है। या स्लो डाउन, या टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, मतलब अपने आप पर काबू रखना, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन का मतलब होता है काबू रखना, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हे होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब भाई कंट्रोल कर, होल्ड योर हॉर्सेस, अभी 3 तो बोला नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा स्लो डाउन करो, ठीक है ना। बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, इससे पहले कि तुम कोई डिसीजन लो, होल्ड योर हॉर्सेस, भाई थोड़ा सा पेशेंट हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सोचो अच्छे से, एंड लेट्स कंसिडर ऑल द ऑप्शंस, और एक बार जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है टू रेन हैविली, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। कैसे याद रखोगे, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, जैसे अब तक सारे इडियम आपको याद रह गए होंगे, ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसका ओरिजिन कैसे होता है, जैसे मान के चलो आप एक ना गाँव देहात में आपने देखा फूस के घर होते हैं, घास फूस के जो घर बने होते हैं, तो मान लो घास फूस का घर बना हुआ, खप्पर ऊपर जो होता है ना, ईंट मीट का जो खपरा सा बनता है, खपरा पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, बिहार में होता है, हमारे गाँव में भी था, हमारा भी घर वैसा ही था, तो उसका घर बना हुआ है ना। और आपने देखा होगा खपरे के अंदर या जो वो छज्जा सा बना हुआ घर की जो छत बनी हुई है घास फूस की, उसके अंदर कई सारे जो है ना बिल्लियां, कई सारी जो बिल्लियां, खास करके आप ऐसे मान लो बिल्लियां मान के चलो उसके अंदर सो रही हैं, खपरे के अंदर छुपी हुई हैं, या फूस के अंदर छुपी हुई है, छत के अंदर छुपी हुई है। अब मान लो एक दिन बहुत जोर से बारिश आ जाए, हम लोग घर में सो रहे हैं, बहुत जोर से बारिश हो जाए, इतनी जोर से बारिश हो जाए कि घर का जो छत है ना वो टूट गया पूरा बारिश की वजह से, इतनी जोर से बारिश है, और वो जो कुत्ते बिल्ली छुपे हुए हैं, ऐसे याद रखो इसको, ये ओरिजिन बता रहा हूँ, जो कुत्ते बिल्ली छुपे हुए हैं घर की छत में, वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लग गए, तो आपको क्या लगा भाई कुत्तों बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या, कुत्तों की और बिल्लियों की बारिश हो रही है क्या, आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। तो अगर कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं तो इसका मतलब कुत्तों बिल्लियों की अगर बारिश हो रही है, इसका मतलब आप क्या समझो कि बहुत तेज बारिश है, तभी तो वो बेचारे गिरे, अगर नॉर्मल बारिश होती तो वो छुपे रहते उसी के अंदर, समझ में आ रहा है, छप्पर के अंदर, लेकिन वो गिर गए, इसका मतलब वो बारिश के साथ नीचे गिर रहे हैं। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बारिश के साथ कुत्ते और बिल्ली नीचे गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये इसका ओरिजिन है, आप सर्च करोगे ये इसका ओरिजिन है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, अब आपको कम से कम याद रहेगा कि तेज बारिश है तभी बेचारे वो बारिश के साथ नीचे गिर रहे हैं, तो देख के ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्लों की बारिश हो रही है, ठीक है। रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली, बहुत जोर से बारिश होना, अ डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब वही होता है तेज बरसात, ठीक है। एग्जाम्पल, वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक, हमें अपनी पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि बहुत जोर से क्या होने लगी, बारिश होने लगी, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, टर्न का मतलब क्या होता है, पलट कर देखना, जैसे मान लो आपका कुछ इंपॉर्टेंट खो गया, कोई इंपॉर्टेंट आपका जो है ना डॉक्यूमेंट नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कोइन था, या कोई इंपॉर्टेंट आपका वो था पेन ड्राइव था, वो आपका खो गया, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आपका खो गया छोटा मोटा, और आप जहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे गए थे, वहां पर आप क्या करो, एक एक पत्थर को पलट पलट के देख रहे हो, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, एक एक पत्थर को पलट के, यानी कि ऐसा कोई भी पत्थर नहीं था जिसको आपने टर्न ना किया हो, यानी कि लीव
नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हमने किसी भी स्टोन को बिना टर्न किए नहीं छोड़ा, मतलब हर स्टोन को टर्न करके देखा। मतलब क्या है कि हमने अपना सारा प्रयास लगा दिया, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ये मतलब है इसका, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना, ठीक है, कोई कसर ना छोड़ना किसी काम को करने में, मतलब हमने अपना पूरा प्रयास लगा दिया भाई, ठीक है। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब सारा प्रयास लगाना इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपने क्या कर दिया, अपना जितना भी एफर्ट है वो सारा आपने उसमें डाल दिया, कोई भी पत्थर आपने बिना पलटे छोड़ा नहीं, ऐसे याद रखोगे। एग्जाम्पल है इन देयर सर्च फॉर द मिसिंग हाइकर, जो मिसिंग हाइकर था बेचारा, जो हाइक करने आया था लास्ट मंथ, वो खो गया, तो उसकी तलाश में द रेस्क्यू टीम, जो रेस्क्यू टीम थी उसको ढूंढने के लिए लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब बेचारों ने कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो छोड़ दिया, सारे प्रयास किए। एक्सप्लोरिंग एवरी पॉसिबल ट्रेल एंड हाइडिंग स्पॉट, जितने भी रास्ते थे, जितने भी हाइडिंग स्पॉट थे, सारे छान मारे, मतलब कोई भी प्रयास ऐसा नहीं था जो उन्होंने ना किया हो, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। ऑल क्लियर भाई, समझ में आया। अगला, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। अब आप मान के चलो आप एरोप्लेन में जा रहे हो, और एरोप्लेन में क्या है, जानवर ले जाना तो अलाउड है नहीं, आपने बैग के अंदर चुपचाप अपनी बिल्ली को रख लिया, बैग के अंदर आपने होल कर दिया ताकि वो सांस ले सके। अब आप तो नहीं चाह रहे थे कि बिल्ली जो है बैग से बाहर आए और कोई उसको देखे, लेकिन हुआ क्या, गलती से आपने उसका चैन खोल दिया बैग का, और बिल्ली जो है ना, जाने अनजाने क्या है ना, उसकी मुंडी बाहर आ गई, मैंने ऐसे कर दिया, सांप मत समझना, बिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, बिल्ली जो है ना बैग से बाहर आ गई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली जो है बाहर आ गई, तो ना चाहते हुए भी क्या हो गया, बिल्ली के बारे में सबको पता लगे, ना चाहते हुए भी, तो इसका यही मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट आपने रिवील कर दिया जो आप चाहते थे कि ना हो, यानी कि केयरलेसली, मतलब थोड़ी लापरवाही कर दिया आपने या गलती कर दिया आपने, जिसकी वजह से वो जो रहस्य था, जो सीक्रेट था वो रिवील हो गया, क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे बिल्ली किसी को दिखे, आपके लिए तो सीक्रेट था, लेकिन ना चाहते हुए भी गलती से आपने चैन खुला छोड़ा, बिल्ली बाहर आ गई बैग से और सबको रहस्य के बारे में पता चल गया। तो ये इसका मतलब होता है, टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, या तो थोड़ी सी आपने असावधानी कर दी, या आपने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से कोई सीक्रेट रिवील हो गया, कोई सीक्रेट क्या हो गया, रिवील हो गया। इसी के लिए तो एक और बना था, टू स्पिल द बीन्स, याद है जो आपने पिच सबसे नंबर 1 पे पढ़ा था, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, सेम मतलब तो इसका भी था, यानी कि इंटेंशन ना होना, इंटेंशन ना होना, गलती से कोई रहस्य जो है उसको आपने क्या कर दिया, उजागर कर दिया, ठीक है। सोफी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी व्हेन शी मेंशन्ड इट टू सारा, मतलब जब वो सारा को सरप्राइज पार्टी के बारे में बता रही थी, तो ना चाहते हुए भी उससे गलती से जो सीक्रेट था वो क्या हो गया, रिवील हो गया। हार्ड नट टू क्रैक, ये नट है, आपने देखा होगा अखरोट या बादाम जो होता है, अगर वो बहुत हार्ड हो, जिसको तोड़ना मुश्किल हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब आप एक सिचुएशन या किसी चीज से निकाल सकते हो। अगर आप किसी चीज को बोलते हो ना कि भाई दिस प्रॉब्लम इज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, जैसे एक हार्ड नट को तोड़ना मुश्किल होता है, ऐसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है ना। इसका मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क या फिर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंज, कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ढीठ हो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल व्यक्ति जिसको समझाना आपके बस की बात नहीं, तो आप क्या बोलोगे, दिस मैन इज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब इसको समझाना क्या भैया बहुत मुश्किल है। एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन, मतलब जो बिल्कुल भी अपनी बात को लेकर अडिग है, बिल्कुल भी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहता, आप कितना भी कह रहे हो कर लो, लेकिन कहेगा नहीं हम तो ऐसी कैसे रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हु इज हार्ड टू कन्विंस, जिसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, कोई बहुत मुश्किल काम हो गया उसको भी हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं, कोई एक टफ चैलेंज हो गया उसको भी हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं, कोई डिफिकल्ट व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जिसको कन्विंस करना मुश्किल है, इनफ्लेक्सिबल है, ऐसी सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे कि ही इज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो एक ना ऐसा व्यक्ति है जिसको समझाना क्या बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, कितना भी आप बोल लो लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है खुशी का दिन, कोई अच्छा दिन, रेड लेटर डे है ना, सुहावना दिन, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह दिया जाता था ना, अब तो ये प्रचलन खत्म हो गया, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो अपने दोस्तों को नए साल पे ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे, है ना, रेड लेटर दिया करते थे हम लोग, तो एक अच्छे दिन पे ही देते हैं, जब आप किसी को रेड लेटर इस तरीके से देते हो तो किसी अच्छे दिन पे ही दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। एन इंपॉर्टेंट डे या अ डे दैट इज प्लेजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, आपके लिए कोई ऐसा दिन जो नोटवर्दी है, ठीक है, या मेमोरेबल है। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, जिस दिन आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके ऊपर लिखा होगा भारत सरकार सेवार्थ, जैसे मेरा आया था तो उसके टॉप पे लिखा था भारत सरकार सेवार्थ, इस तरीके से लिखा हुआ था, और आप उसको खोलोगे और उसके अंदर लिखा होगा कि आपको इस पद पर अपॉइंट किया जाता है, आपकी सैलरी इतनी रहेगी, आपका ऑफिस ये है, आपकी पोस्टिंग यहाँ पर की जाती है। वो जो आपके लिए दिन होगा ना, आपकी जितनी मेहनत है, आप जितना भी
मतलब प्रयास कर रहे हो, आप जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, उस दिन आपको ऐसा लगेगा यस, मतलब सब कुछ क्या था, वर्थ इट, सब कुछ क्या था, वर्थ इट। तो वो आपके लिए क्या होगा, एक रेड लेटर डे होगा, आपके लिए क्या होगा, एक रेड लेटर डे होगा, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे होगा। ग्रेजुएशन डे वॉज अ रेड लेटर डे फॉर सारा, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत होनी थी। ठीक है, एड फ्यूल टू द फायर, या फ्लेम समझाने की आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी फायर है और उसमें आप क्या कर रहे हो, फ्यूल ऐड कर रहे हो। ऑलरेडी कोई चीज फायर है और आप उसमें क्या कर रहे हो, फ्यूल ऐड कर रहे हो, यानी कि किसी बैड सिचुएशन को आप क्या बना रहे हो, वर्स। यानी कि कोई चीज ऑलरेडी बेकार है, आप उसको और बेकार बना रहे हो, आप उसको बैड से वर्स की तरफ लेके जा रहे हो। मेक थिंग्स वर्स, वर्स यानी कि बुरा है लेकिन आप उसको और बुरा बना रहे हो, मतलब आप उसको वर्स कर रहे हो। या फिर वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन, वर्सन नहीं वर्सन, वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने क्या कर दिया, बद से बदतर कर दिया, मतलब ऑलरेडी वो मुश्किल है, आपने और मुश्किल कर दिया, आपने क्या कर दिया, और क्या कर दिया, उसको मुश्किल कर दिया, आपने समस्याओं को और बढ़ा दिया। ब्रिंगिंग अप देयर पास्ट आर्गुमेंट्स, मतलब अपने पास्ट की आर्गुमेंट को वो ले आए लड़ाई के बीच में, ओनली एड्स फ्यूल टू द फायर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। पति पत्नी के बीच में नॉर्मल नोक झोंक हो रही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो जो नॉर्मल नोक झोंक है ना, उसमें क्या किया, दोनों ने अपनी पास्ट की बातों को लाना शुरू कर दिया कि तुमने भी तो ऐसा किया था, तुमने भी तो ये बोला था, वो बोला था। अब वो जो नॉर्मल सी चीज थी ना, जो थोड़ी सी बुरी थी, वो और ज्यादा बुरी हो गई। और इसकी शुरुआत मान लो अगर वाइफ ने करी है तो हम क्या बोलेंगे, शी एडेड फ्यूल टू द फायर, शी एडेड फ्यूल टू द फायर। एक किसी का भाई होता है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, क्या मतलब होगा इसका, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, सेम मतलब होता है इसका भी, सेम ही होता है लगभग, इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे याद रखोगे, मान के चलो एक बच्चा है, उसके हाथ में बहुत सारी किताबें, वो किताबें लेके कहीं जा रहा, तेजी से भाग रहा लाइब्रेरी की तरफ या क्लास की तरफ, ठोकर लग के गिर गया। तो एक तो उसको बेचारों को इंजरी हो गई, बेचारे को क्या हो गई, इंजरी। और जैसे ही वो गिरा वैसे ही दो चार बच्चे हैं लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा, अंधा अंधा अंधा, देख के नहीं चलता है, कैसे है कैसे है। मतलब एक तो उसको इंजरी हुई पड़ी है और ऊपर से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी जो बैड सिचुएशन है उसको आप और बुरा बना रहे हो, यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। एक तो बेचारे को इंजरी है, ऊपर से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, यू आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी बैड सिचुएशन को और भी ज्यादा क्या बना रहे हो, बुरा बना रहे हो। ठीक है, अगला आ जाओ, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट का मतलब क्या होता है, बिखरना। स्पिल का मतलब क्या था, बिखरना, जैसे आपने पढ़ा था स्पिल द बीन्स, तो उसी स्पिल का क्या है, स्पिल्ट है सेकंड फॉर्म, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क की थर्ड फॉर्म है बेसिकली यहाँ पर। तो जब दूध गिर गया है ना, सुना होगा ना आपने कि अब पछताई काहू जब चिड़िया चुग गई खेत, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जब दूध गिर गया है, स्पिल हो चुका है, तो अब उसके ऊपर रोने से क्या फायदा। देखो, बच्चे से जब दूध गिर ही गया है तो उसके ऊपर रोने से अब क्या फायदा, यानी कि टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ आपका नुकसान हुआ, कोई आपको लॉस हुआ और उसके बारे में अब आप शिकायत कर रहे हो, तो अब उसका कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि जो चीज खराब हो चुकी है, जो चीज बिगड़ चुकी है, उसके बारे में कंप्लेंट करके अब क्या हो सकता है, जो चीज क्या है, अनडन, जिसको आप अनडन नहीं कर सकते। फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रेक्टिफाइड, मतलब आप किसी ऐसी गलती पर अफसोस कर रहे हो जो कि आपको पता है आप उसको ना सुधार सकते और ना ही आप उसको बदल सकते, ना आप उसको सुधार सकते ना आप उसको बदल सकते, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर पछतावा कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कोई फायदा नहीं है, दूध अगर बिखर गया तो रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की शिकायत कर रहे हो जिसको अनडन नहीं कर सकते, जिसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको बदल नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन को लेकर आप रो रहे हो। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इंस्टेड, कि जो जो समस्या हो गई उस पर रोने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, यानी कि स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि क्या करें, आओ और मिलके क्या करें, इस प्रॉब्लम का क्या ढूंढे, सोल्यूशन, क्या ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे। ठीक है, अगला, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर परिस्थिति में, हर हालात में, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू फायर एंड वाटर भी बोलते हैं, थ्रू फायर एंड वाटर, थ्रू फायर एंड वाटर भी होता है। ठीक है, यानी कि हर परिस्थिति में खड़े रहना, हर परिस्थिति में खड़े रहना, थिक हो या थिन हो, थिक हो या थिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, हालात, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात। ठीक है, हर हालात में साथ देना या खड़े रहना, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, चाहे अच्छा समय हो भाई मेरे, चाहे बुरा समय हो, हर परिस्थिति में सपोर्ट करना, इसको बोलते हैं कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि सारी समस्याओं के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, यानी कि सारी चुनौतियों के बावजूद भी,
आप क्या हो, किसी के साथ हो। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट द चैलेंजेस, देखो वही चीज है, दे फेस्ड सारा एंड टॉम रिमेन्ड, डिस्पाइट द चैलेंजेस दे फेस्ड, मतलब जो परेशानियां उन्होंने फेस करी, सारा एंड टॉम रिमेन्ड लॉयल, दोनों वफादार रहे टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, थ्रू थिक एंड थिन, हर अच्छे और बुरे हालात में, हर अच्छे और बुरे हालात में, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन। आगे बढ़ो। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट था, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे आपने स्वर्ग मूवी देखी है, स्वर्ग मूवी, गोविंदा का जो मालिक होता है, ठीक है, उसकी जो फैक्ट्री होती है उसमें आग लग जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, यानी कि सब कुछ किसमें खत्म हो गया, धुएं में, यानी कि सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया, कोई फल नहीं मिला उसका उसको, ठीक है। मतलब आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझो आप किसी काम के पीछे बहुत एफर्ट लगा रहे हो और वो काम आपका क्या हो, असफल हो जाए, एंड में जाके उसका आपको कोई फल ही ना मिले। जैसे आपने 1 साल डेडिकेटेडली क्या किया, आपने सीजल की तैयारी करी और लास्ट में जाके आपको पता चला कि आप जो पढ़ रहे थे वो सीजल का सिलेबस था ही नहीं, वो सिलेबस किसी और एग्जाम का था, यानी कि आपकी जो सारी मेहनत उस पर पानी फिर गया, यानी कि ऑल योर एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि आपके सारे एफर्ट्स का आपको कोई फायदा नहीं मिला, आपके सारे एफर्ट्स क्या हो गए, धुआं धुआं, क्या हो गए, धुआं धुआं हो गया। टू कम टू नथिंग, यानी कि कम टू नथिंग का मतलब कुछ हासिल ना करना, कम टू नथिंग, कुछ ना निकलना फल उसका, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब कोई चीज ऐसे मोड़ पर अंत होना कि उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि फ्यूटाइल, सब कुछ क्या हो गया, फ्यूटाइल, यानी कि निरर्थक हो गया, बिना फल के हो गया। टू एंड इन स्मोक, सब कुछ धुएं में अंत हो गया भाई। आफ्टर मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द केस एंडेड इन स्मोक, महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चला और जो केस था फाइनली वो एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसका कोई फल निकला ही नहीं, महीनों तक चला और लास्ट में पता चला कि कोई फल ही नहीं निकला उसका, ठीक है। एज नो न्यू एविडेंस वॉज फाउंड, क्योंकि कोई नया एविडेंस नहीं मिला। आगे बढ़ो। ऑल एट सी, फील एट सी, या तो ऑल एट सी या फील एट सी, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा पजल्ड, कंफ्यूज्ड या दुखी, डायरेक्ट याद रखना, ऑल एट सी, आई एम फीलिंग ऑल एट सी, आई एम फीलिंग ऑल एट सी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र के किनारे बैठ जाऊं, चुपचाप कोई मेरे आसपास ना हो, आई एम फीलिंग ऑल एट सी, है ना। तो क्या मतलब है इसका, आई एम फीलिंग पजल्ड, आई एम फीलिंग, आई एम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, जब आप बहुत ज्यादा क्या हो, पजल्ड हो, बहुत ज्यादा आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बोलते हैं आई एम ऑल एट सी या फील एट सी, आई एम फीलिंग एट सी, आई एम फीलिंग एट सी, तो क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड या पजल्ड। आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी, एक नए शहर में मूव करने के बाद सारा फेल्ट ऑल एट सी, सारा को लगा यार मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, फेल्ट ऑल एट सी, मतलब बहुत ज्यादा पजल्ड थी वो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। एज शी ट्राई टू नेविगेट द अनफेमिलियर स्ट्रीट्स एंड फाइंड हर वे अराउंड, क्योंकि वहाँ अनजान शहर में जितने भी गलियां सड़कें थी वो सारी क्या थी उसके लिए, अनफेमिलियर, अनजान था उसके लिए, ठीक है। एंड फाइंड हर वे अराउंड, और उसको अपना रास्ता ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, बहुत ज्यादा पजल हो रही थी कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ, होता है ना ऐसा, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको पता नहीं चलता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो ऐसे के लिए आप यूज करते हो कि आई एम फीलिंग ऑल एट सी या आई एम ऑल एट सी, सीधा आई एम ऑल एट सी या आई एम फीलिंग ऑल एट सी, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब च्यू का मतलब चबाना, बाइट का मतलब काटना। जैसे मेरे हाथ में एक सैंडविच है, तो मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने बोला कि यार थोड़ा सा मुझे भी एक बाइट दे दे, खा लूंगा। अब मैंने उसको दिया, मैंने सोचा चल थोड़ा थोड़ा सा बाइट लेगा भाई, जितना नॉर्मल एक बाइट होता है वो लेगा। उसने क्या किया, ये सोचा कि मुझे दोबारा तो देगा नहीं, उसने क्या किया, सैंडविच को लेके इतना ज्यादा बाइट कर लिया, उसका पूरा मुंह भर गया कि वो चबा नहीं पा रहा है। मतलब उसने क्या किया, जितना वो चबा सकता था उससे ज्यादा उसने बाइट कर लिया। इसका मतलब क्या निकला कि जितना काम आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आप ले लेते हो। मतलब आपको पता है कि आप इतना काम कर सकते हो, लेकिन आप क्या बोलते हो, नहीं मैं कर लूंगा, मैं काम कर लूंगा। तो आपने क्या किया, यू बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, देन यू कुड च्यू, मतलब जितना आप चबा सकते थे ना उससे ज्यादा आपने काट लिया। इसका मतलब टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल, मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा तुमने ले ली भाई, यानी कि तुमने क्या किया, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना चबा सकते हो उससे ज्यादा तुमने काट लिया। समझ में आ रहा है। टेकिंग ऑन 3 पार्ट टाइम जॉब्स, मतलब भैया उसने 3 पार्ट टाइम जॉब्स ले ली वाइल स्टडिंग, पढ़ने के दौरान फॉर एग्जाम्स। सारा रियलाइज्ड शी हैड बिटन ऑफ मोर देन शी कुड च्यू, उसको पता लग गया कि भैया मैंने 3 जॉब्स लेके क्या किया है, मैंने उतना ज्यादा बाइट कर लिया जितना कि मैं च्यू भी नहीं कर सकती, मतलब मैंने उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जितना असल में मैं फुलफिल नहीं कर सकती। आगे बढ़ो। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, देखो आपने बुलेट को क्या लेके किया, बुलेट को आपने बाइट किया, बुलेट को आपने क्या किया, बाइट किया, यानी कि टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब बुलेट बाइट कर रहे हो मतलब आप कोई बुरी चीज कर रहे हो, एक ऐसी चीज कर रहे हो जो अनप्लेजेंट है। बुलेट को कैसे कोई बाइट कर सकता है, कोई कैसे चबा सकता है, यानी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि क्या है, अनप्लेजेंट है।
तो वही मीनिंग है इसका, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट या टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज, गेट ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, क्योंकि वो अनिवार्य है। मतलब कोई ऐसी चीज जो अनिवार्य है लेकिन साथ में वो क्या है, अनप्लेजेंट है, साथ में वो क्या है, अनप्लेजेंट है। मतलब कोई बुरी चीज, कोई बुरी परिस्थिति, कोई बुरा काम जो कि अनिवार्य है, आप उसको टाल भी नहीं सकते लेकिन आपको उसको करना भी है, टाल भी नहीं सकते, करना भी है। मतलब आपको पता है कि वो चीज बुरी है या अनप्लेजेंट है लेकिन आप उसको टाल नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं कि भाई सॉरी यार बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, कि मैंने माना कि 15 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है और ऊपर से इस मशीन पे काम करना, इतनी गर्मी में काम करना, तो ये जो सिचुएशन है बड़ी अनप्लेजेंट है लेकिन भाई ज़रूरी भी है क्योंकि मालिक का ऑर्डर है, वरना 6 महीने की सैलरी जो है ना वो रोक ली जाएगी। ठीक है, तो मालिक का ऑर्डर यानी कि अनिवार्य है और अनप्लेजेंट है, यानी कि सॉरी ब्रदर बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। बाइट द बुलेट आपने लगा दिया तो मतलब समझ जाना उसके पीछे का जो काम है वो अनप्लेजेंट भी है और साथ में अनिवार्य भी है। ठीक है, डिस्पाइट हिज फियर ऑफ नीडल्स, सुई से डर लगने के बावजूद भी टॉम न्यू ही हैड टू बाइट द बुलेट, टॉम जानता था कि उसको सुई लगवानी पड़ेगी, बाइट द बुलेट करना पड़ेगा, एंड गेट द वैक्सीनेशन फॉर हिज अपकमिंग ट्रिप। अगर ट्रिप पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन तो करवाना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ही हैड टू बाइट द बुलेट, मतलब उसको कुछ ऐसा करना पड़ा जो वो नहीं चाहता था करना, ये मतलब होता है इसका, कि कुछ ऐसा कर देना जो कोई नहीं चाहता करना फिर भी वो कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइट द बुलेट। क्या बोलेंगे, बाइट द बुलेट। आगे आ जाओ। ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं ना, 7वें आसमान पर, क्या बोलते हैं, 7वें आसमान पर, 7वें आसमान पर, कि भाई आज तो ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आज तो मैं 7वें आसमान पर हूं, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9, है ना। इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। आफ्टर रिसीविंग अ प्रमोशन एट वर्क सारा फेल्ट लाइक शी वाज ऑन क्लाउड 9 फॉर डेज, मतलब सारा सारा को ऐसा लगा जैसे कि वो क्या थी, 7वें आसमान पर। हिंदी में सुना होगा आपने कि आज मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। कहाँ पर हूँ मैं, 7वें आसमान पर हूँ मैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन क्लाउड 9। हिंदी में बोलते हैं 7वां आसमान, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। क्या बोलते हैं, ऑन क्लाउड 9। अगला, स्नेक इन द ग्रास, जैसे सांप के अंदर, सांप के अंदर कह रहा हूँ, ग्रास के अंदर यानी कि घास के अंदर एक सांप है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, गलती से आपका पैर पड़ जाएगा वो आपको काट लेगा, है ना। तो स्नेक इन द ग्रास यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपका बुरा चाहता है लेकिन आपको नहीं पता। जैसे घास में सांप छुपा है, आपको काटेगा लेकिन आपको नहीं पता, ऐसी एक ऐसा व्यक्ति जो आपका बुरा चाहता है ना। क्या लिखा है देखो, एन अनरिलायबल यानी कि एक गैर भरोसेमंद, एंड डिसीटफुल यानी कि धोखेबाज व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिलायबल नहीं है, जिस पर भरोसा आप नहीं कर सकते और जो आपको क्या देगा, धोखा देगा। जैसे बाबा जी कहते हैं ना 3 इडियट्स में कि सरफराज धोखा देगा। और ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब वही होता है विश्वासघाती, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, विश्वासघाती, विश्वासघाती। और सीक्रेट एनिमी, या फिर आपका एक ऐसा शत्रु जो आपको पता नहीं लेकिन वो आपका क्या है, शत्रु है, वो आपका क्या है, शत्रु है। ठीक है, आया समझ में। बी वेरी ऑफ पीटर, मतलब वी बी वेरी ऑफ, वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है, सावधान, वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है, सावधान, याद रखना है इसको, बी वेरी ऑफ पीटर यानी कि सावधान, पीटर से क्या रहो, सावधान रहो। ही मे सीम फ्रेंडली, वो देखने में क्या लगेगा तुम्हें, दोस्त जैसा लगेगा, बट ही इज एक्चुअली अ स्नेक इन द ग्रास, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो एक स्नेक इन द ग्रास है, यानी कि वो एक डिसीटफुल पर्सन है, अनरिलायबल पर्सन है, ट्रेचरस पर्सन है, या फिर एक सीक्रेट एनिमी है। सीक्रेट क्या है, एनिमी, जिसको आप क्या बोलते हो, आस्तीन का सांप। क्या बोलते हो, आस्तीन का सांप, कि मतलब यार तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था लेकिन तू तो क्या निकला, आस्तीन का सांप। ठीक है, आज के लिए लास्ट है ये, टू मिस द बोट या टू मिस द बस, मतलब आपको कहीं जाना है उसके लिए, इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए, है ना, और एक ही बस्ती जाने वाली लास्ट, और आपने वो मिस कर दी यार। या मान लो आपको एक नदी पार करके जाना था उस तरफ और वो लास्ट बोट थी, वो उसके बाद इधर नहीं आएगी, आपने बोट मिस कर दिया, आपने बस मिस कर दिया। तो यहाँ पर बोट या बस जो है ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को। अगर आपने बोट मिस कर दिया या आपने बस मिस कर दिया, मतलब आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। किसको मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लूज एन अपॉर्चुनिटी, सारा मिस्ड द बस टू द एयरपोर्ट एंड हैड टू टेक अ टैक्सी इंस्टेड मेकिंग हर लेट फॉर हर फ्लाइट। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको 40 के आसपास मैंने आपको एडियम्स करा दिए, 40 रिवाइज मैंने आपको करा दिए, और अभी भी आई होप कि आपने इसको 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में देखा होगा ताकि आपका टाइम सेव हुआ होगा और साथ में आपका रिविजन भी हो गया होगा। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका मुझे जो आंसर है उसमें बताना कॉमेंट में। टू बर्न वंस बोट, टू बर्न वंस बोट,
इस ईडीएम का आप मुझे क्या बताओगे, कमेंट में मतलब बताओगे, और इसके साथ में आपको क्लास कैसी लगी, क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और आपको भी बताना कि क्या ये ईडीएम ठीक है या नहीं है, हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो। आपको बताना है कि ईडीएम ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो कौन सा ठीक ईडीएम है, उसकी क्या मीनिंग है वो आपको लिखना है, और अगर ठीक है तो ठीक ही है, फिर मीनिंग लिख दो इसकी। और ये ज़रूर बता के जाना कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ। और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट और जय हिंद।